भारत में मृदा का वर्गीकरण। भारतीय मृदाओं का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण वोयलकर और लीदर ने किया था। इनके अनुसार मृदा के 4 भाग हैं: जलोढ़ मिट्टी, रेंगुर मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। भारतीय मिट्टी के वर्गीकरण के आधार मृदा के गठन, मृदा की संरचना, मृदा के रंग, मृदा के पीएच मान, मृदा की सांद्रता के आधार पर किया गया है। अखिल भारतीय मृदा एवं भू उपयोग सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1956 में भारतीय मृदाओं को वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। वर्ष 1957 में राष्ट्रीय एटलस एवं थीमेटिक संगठन द्वारा भारत के एक मृदा मानचित्र का प्रकाशन किया गया, जिसमें भारतीय मिट्टी को 6 प्रमुख वर्गों तथा 11 उप प्रमुख वर्गों में बांटा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1963 में एस.पी. राय चौधरी के निर्देश में भारत की मृदा को 7 समूहों में विभाजित किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हाल के वर्गीकरण में भारतीय मृदा को 10 समूहों में विभाजित किया गया है: जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, रेंगुर मिट्टी या मृदा, मरुस्थलीय मृदा, लैटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, लाल एवं काली मृदा, भूसर एवं भूरी मृदा, अंतर पर्वतीय मृदा और हिम मृदा। जलोढ़ मृदा यह कुल मृदा के 43.36% क्षेत्रफल में फैला है। इसके 2 प्रकार हैं: खादर, वर्षा के पानी द्वारा नई मिट्टी जो लाई जाती है उसे खादर कहते हैं, और पुरानी मृदा को बंगर कहते हैं। खादर मृदा को स्थानीय भाषा में रेह, कल्लर, थूर कहते हैं। जलोढ़ मृदा में फास्फोरिक एसिड की अधिकता होती है, पोटास की कमी होती है। जलोढ़ मृदा के क्षेत्र: सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान, नर्मदा ताप्ती का मैदान। जलोढ़ मृदा की फसल गेहूँ, मक्का, गन्ना, दालें, सरसों, बरसीम है। लाल मृदा, इसका विस्तार क्षेत्र 18.49% भूमि पर है। इसमें फेरिक ऑक्साइड के कारण यह लाल रंग की होती है। इसमें चूना, फास्फेट, मैग्नीज की कमी पाई जाती है। यह पश्चिमी तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बुंदेलखंड के कुछ भाग, मिर्जापुर, सोनभद्र, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, उदयपुर में पाई जाती है। फसल में गेहूँ, कपास, तंबाकू, ज्वार, बाजरा, सरसों, आलू, उद्यान आदि उगाए जाते हैं। काली मिट्टी काली मृदा, इसे उष्णकटिबंधीय चारनोजम के रूप में भी जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल है 15.09% भूमि पर। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक तत्व की कमी होती है। विस्तार क्षेत्र: गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड से राजमहल तक का है। फसल इसमें कपास, दाल, ज्वार, बाजरा, लिनसीड, अरंडी, तंबाकू, गन्ना, मसाले, फल और सब्जियां मिलती हैं। पर्वतीय मृदा, क्षेत्रफल इसका है 5.51%। इसमें अम्लीय एवं ह्यूमस की कमी होती है। अम्लीयता और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इसका क्षेत्र है हिमालय का मध्य अक्षांशीय क्षेत्र, असम का क्षेत्र, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इसमें फसल है मक्का, चावल, लेग्यूम्स, चारा और बागान। मरुस्थलीय मृदा, इसका क्षेत्रफल है 4.42%। इसमें अधिकता पाई जाती है। घुलनशील नमक की उच्च मात्रा होती है।
इसमें अंतर होता है कि निम्न जैविक तत्व और कैल्शियम कार्बोनेट की प्रतिशतता में अंतर होता है। इसका क्षेत्र है राजस्थान, पश्चिमी अरावली, उत्तरी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा का पश्चिमी भाग, दक्षिणी पश्चिम पंजाब। इसमें फसल है बाजरा, दाल, ज्वार, एलोवेरा जैसे कम पानी की फसलें होती हैं। लेटराइट मिट्टी, क्षेत्रफल इसका 3.70% भाग में पाई जाती है। इसमें अधिकता होती है लोहे और एल्युमिनियम की। इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, चूना और जैविक तत्वों की कमी पाई जाती है। इसका विस्तार क्षेत्र है पश्चिम घाट, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ी, सतपुड़ा, विंध्य, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम की उत्तरी कछार पहाड़ियाँ, मेघालय की गारो पहाड़ी। इसकी फसल है चावल, रागी, काजू, गन्ना। अंतर पर्वतीय मृदा, इसका क्षेत्रफल 73% है। प्राकृतिक क्षारीय मृदा है। विस्तार क्षेत्र जम्मू कश्मीर से असम तक, झेलम और सिंधु घाटी का अंतर पर्वतीय तराई क्षेत्र। इसमें फसल होती है चावल। हिम क्षेत्र की मृदा, इसका क्षेत्रफल 1.21% है। यह बर्फ और हिमानी से ढकी हुई होती है। इसका विस्तार क्षेत्र हिमालय क्षेत्र और काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणी में है। यह कृषि के लिए अनुपयुक्त है। भूसर और भूरी मृदा, इसका क्षेत्रफल 1.09% है। इसमें लौह ऑक्साइड के तत्व पाए जाते हैं। इसका विस्तार क्षेत्र राजस्थान और गुजरात है। इसमें फसल कपास, तेली बीज प्राप्त होते हैं। लाल और काली मिट्टी 17.8 हेक्टेयर क्षेत्रफल में पाई जाती है। इसका विस्तार क्षेत्र बुंदेलखंड के आइसोलेटेड भाग में और राजस्थान, गुजरात की पूर्वी अरावली श्रेणी में। उसके बाद इसमें फसल हो जाती है मक्का, बाजरा, ज्वार, दाल, तेली बीज प्राप्त होते हैं। अन्य मृदा में करेवा, यह स्तनधारियों की जीवाश्म और पीट का मिश्रण होता है। इसका विस्तार क्षेत्र कश्मीर घाटी, जम्मू की डोडा जिले, भद्रवाह घाटी। फसल इसमें है केसर, बादाम, सेब, अखरोट बागान। लवणी और क्षारीय मृदा, इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम फास्फेट का मिश्रण पाया जाता है। इसका विस्तार क्षेत्र है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। इसकी फसल है बरसीम, ढेंचा, फलीदार फसलें पाई जाती हैं। पीट और दलदली मृदा में इसमें अधिकता पाई जाती है फास्फेट की और कमी पाई जाती है पोटास की। इसका विस्तार क्षेत्र है केरल के कोट्टायम और अलपुझा जिला, कृष्णा, कावेरी, कच्छकेरन और महानदी के आसपास का क्षेत्र। फिर उसके बाद इसका फसल है, इसमें चावल पाया जाता है। USDA के अनुसार भारतीय मिट्टी का वर्गीकरण तो निम्नलिखित प्रकार के हैं। इनसेप्टिसोल, यह 39.74% में सबसे अधिक पाई जाती है। इसके बाद एंटीसोल, अल्फीसोल्स, वार्टिसोल्स, एरंडीसोल, अल्ट्रीसोल्स, मेलिसोल और अन्य मृदा है। मेलिसोल मृदा जो सबसे कम मात्रा में होती है 0.440% में। भारतीय मृदाओं की समस्याएं में मृदा अपरदन है, घटती मृदा की उर्वरता है, जल जमाव है, लवणी एवं क्षारीयता है, मरुस्थलीकरण होता है। मृदा अपरदन में मृदा के ऊपरी सतह के अनावरण हटने से मृदा अपरदन कहते हैं, मृदा अपरदन होता है। मृदा के ऊपरी सतह के आवरण को मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब ऊपरी सतह का आवरण हट जाए तो मृदा अपरदन होने लगता है। तो मृदा के ऊपरी परत के अनाच्छादन को सीट यानी परत अपरदन कहते हैं। मृदा के ऊपरी परत का अनाच्छादन को परत अपरदन कहते हैं। जल के बहाव के पश्चात अपरदन के दौरान अवनलिकाओं का निर्माण होता है तो इसे गलीय अपरदन कहते हैं। भारी वर्षा क्षेत्रों में अपरदन का कारक जल है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में इसका कारक वायु है। मृदा अपरदन के मूल कारक हैं जल, हवा, समुद्री लहरें, हिमानी, स्थानांतरित खेती। मृदा अपरदन के कारक में जल सबसे प्रमुख कारक है। जल द्वारा मृदा अपरदन में सतही अपरदन या मृदा की सतह के समरूप। दूसरे नंबर पर रील या क्षुद्र सरिता अपरदन, जिसमें मृदा की सतह पर जल के प्रवाह द्वारा
उंगलियों जैसी नालियों का निर्माण होता है। अवनालिका अपर्दन, इसका निर्माण विस्तृत और देर तक चलने वाले रील अपर्दन के द्वारा होता है। मध्य प्रदेश की चंबल घाटी में गली अपर्दन की विशिष्ट उदाहरण है। गली अपर्दन राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब के शिवालिक क्षेत्र, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वी और पश्चिमी घाट। वायु द्वारा मृदापर्दन में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात का क्षेत्र है। ज्वारी जल द्वारा मृदापर्दन अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात का क्षेत्र है। भारत में मृदापर्दन से प्रभावित सर्वाधिक क्षेत्र राजस्थान में है। इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का क्षेत्र है। देश के मृदापर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है चंबल और यमुना नदी, शिवालिक के दक्षिण ढाल, लघु एवं बृहद हिमालय, पश्चिमी और पूर्वी घाट, छोटा नागपुर का पठार, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र। घटती मृदा की उर्वरता में भारतीय कृषि भूमि का सैकड़ों वर्षों से उपयोग में लाए जाने तथा बहुफसल पद्धति के अनुसरण के कारणों से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तेजी से घटती जा रही है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा मृदा की घटती उर्वरता की शिकायत की जा रही है। अवैज्ञानिक फसल चक्र, गेहूं और चावल के दशकों से की जा रही पुनरावृत्ति के कारण भारत में मृदा की उर्वरता घट रही है। इसके संवर्धन के लिए गेहूं या चावल के बाद दलहन, फलीदार फसलों की खेती की जाए तो मृदा उर्वरता में वृद्धि होगी। जल जमाव, किसी क्षेत्र को जल जमाव के अंतर्गत तब मानते हैं जब उस क्षेत्र का जल स्तर उस हद तक बढ़ गया हो जब फसलों की जड़ों के मृदा रंध्र संतृप्त हो जाते हैं। इन परिस्थिति में मृदा की हवा का सामान्य चक्र बाधित होता है तथा इसमें ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। जल जमाव के मुख्य कारण है नहरों से जल का रिसाव, फार्मा जल का अनुचित प्रबंधन, जल निकास की कमी, प्राकृतिक निकास से छेड़छाड़, निकास नहरों के तट पर गलत तरीके से की जाने वाली खेती, समुद्री डेल्टा चक्र में बदलाव, तटीय क्षेत्र में चक्रवाती लहरों द्वारा सागरी बाढ़ें। जल जमाव के कारण इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान के कुछ भाग, पंजाब के नहरों का तटीय भाग, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में कृषिगत भूमि का एक बहुत बड़ा भाग जल जमाव की समस्या से ग्रस्त है। जल जमाव के रिसाव के लिए नहरों का अस्तरण द्वारा जल जमाव से प्रभावित क्षेत्रों को कृषि के लिए पुनः उपयुक्त बनाया जा सकता है। लवणीय और क्षारीयता, मृदाओं में लवणीय और क्षारीयता की समस्या उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा की अपेक्षितता कम होती है तथा वाष्पीकरण की दर वर्षण दर से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में केशिका क्रिया द्वारा मृदा में विद्यमान सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण और क्षारीय लवणों का उपयोग की तरफ आकर्षण होता है तथा वे मृदा की ऊपरी सतह पर एक सफ़ेद परत के रूप में बिछ जाते हैं। इस प्रकार उपलब्ध लवणीय एवं क्षारीय मृदा कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होती। भारत के खादर भागों और नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्रों में ऐसी समस्याएं विद्यमान हैं। भारतीय कृषि भूमि का लगभग 2.4% पर लवणीयता एवं क्षारीयता का समस्याएं व्याप्त हैं। भारत की मृदाओं में डेल्टाई क्षेत्रों में लवणीय, दलदली और लंबे घासों की झाड़ियों वाले क्षेत्र भी विद्यमान हैं जिन पर कोई कृषि कार्य नहीं हो पाता है। कैल्शियम क्लोराइड द्वारा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त लवण सपाटों का एक बृहत रूप कच्छ के रण में विद्यमान है। मरुस्थलीकरण, किसी मरुस्थल के आसपास गैर मरुस्थलीय मार्गों में मरुस्थल के विस्तार को मरुस्थलीकरण कहा जाता है। राजस्थान के थार मरुस्थल के पूर्वी और उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रों में पड़ोसी राज्यों के कई भागों में इसकी समस्या
विद्यमान है। मरुस्थल की सीमाओं पर हवा की दिशा में लंबवत घने पत्तों वाले लंबे वृक्षों को लगाने तथा वहां जल की बेहतर उपलब्धि कराने से मरुस्थलीकरण को रोकने में अच्छी सफलता प्राप्त होती है। योजना आयोग द्वारा 1985 में भारत की निम्नलिखित मृदाओं भूमियों का वर्गीकरण तथा उनके लिए जिम्मेदार कारणों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार की क्षतिग्रस्त भूमि मृदा क्षरण या निम्नीकरण का कारण प्रदेश और स्थान में परिवर्तन के साथ बदलती हैं। कुछ क्षेत्रों में जहां इसका कारण अर्थात क्षतिग्रस्त भूमि मृदा क्षरण के कारण जल अपरदन है, वहीं कुछ अन्य क्षेत्रों में यह वायु अपरदन, लवणीयता या फिर विषैले रसायनों इत्यादि के कारण से विस्तार हुआ है। भारत में 2 मिलियन हेक्टेयर भूभाग अवनलिका अपरदन से प्रभावित है तथा 1.60 मिलियन हेक्टेयर भूभाग पर जलजमाव और दलदल की समस्या है। स्थानांतरित कृषि से प्रभावित भूमि क्षेत्र 3.51 मिलियन हेक्टेयर है। जल और हवा से होने वाले अपरदन भारत में मृदा निम्नीकरण का सबसे प्रमुख कारण है। जल अपरदन के दीर्घकाल तक चलने के कारण इसे अवनलिका अपरदन की काफ़ी खतरनाक स्थिति तक पहुंचाता है। जल और वायु अपरदन एक साथ मिलकर पर्वतीय अपरदन की और भी खतरनाक स्थिति को उत्पन्न करते हैं। भूमि के ऊपर से वनस्पतियों के हटने से उन पर वायु क्रिया तीव्र होती है और वायु अपरदन की समस्या उत्पन्न होती है। इस प्रकार देखा जाता है कि वायु अपरदन की समस्या मुख्यतः मरुस्थल में विद्यमान है। वहीं जल द्वारा होने वाले मृदा अपरदन की समस्या हिमालय, गंगा मैदानी क्षेत्रों और प्रायद्वीपीय भारत तक विस्तृत है। गहन कृषि जो अपनी सफलता के लिए जल की भारी मात्रा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों एवं नाशी जीवमारकों पर निर्भर है, द्वारा भारत के कई हिस्सों में जल जमाव एवं लवणीयता की समस्याओं को उत्पन्न किया है। भारत के कृषि विभाग द्वारा 2015 में प्रकाशित भू उपयोग आंकड़ों के अनुसार देश में कृषि कार्य होने योग्य बंजर भूमि के 13.9 मिलियन हेक्टेयर होने का अनुमान था। मृदा अपरदन के परिणाम। मृदा अपरदन तत्काल भूमि में उत्पादन को बढ़ाने और संपोषित करने वाले पोषक तत्वों की कमी करता है तथा अंततः पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण बनता है। मृदा अपरदन के परिणाम। मृदा की उर्वर ऊपरी सतह का ह्रास, जिससे धीरे धीरे मृदा की उर्वरता और कृषि उत्पादकता में कमी आती है। निछालन एवं जल जमाव द्वारा मृदा के पोषक तत्वों का ह्रास, भूमिगत जल के स्तर में गिरावट तथा मृदा में नमी का ह्रास, वनस्पतियों का सूखना तथा शुष्क भूमि के क्षेत्र में विस्तार, सूखा एवं बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि, नदियों एवं नहरों की पेटियों एवं अवसादों में जमाव, भूस्खलन की बारंबारता में वृद्धि, अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव, जिससे सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास मंद पड़ता है, अपराधियों और डकैतों को छुपने की प्राकृतिक स्थानों में वृद्धि, जिस कारण अपराध एवं असामाजिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। निम्नीकृत भूमि को पुनः अर्जित करने का कार्य सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाता है। विभिन्न प्रकार की व्यर्थ भूमि और निम्नीकृत मृदाओं को पुनः अर्जित करने की रणनीति। सभी निम्नीकृत भूमि और मृदाओं पर वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। सीमांत भूमि जो कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं है को सामाजिक एवं कृषि वानिकी के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। निम्नीकृत मृदाओं और भूभागों को जल विभाग कार्यक्रमों की सहायता से पुनः अर्जित किया जा सकता है। वर्षा जल के संग्रहण और संरक्षण को नियोजित विकास की प्रक्रिया के केंद्र से रखा जाना चाहिए। जल संरक्षण की तकनीकों की कुशलता से कार्यान्वयन
किया जाना चाहिए। मृदा संरक्षण संरक्षण में तेज हवाओं द्वारा मृदा की ऊपरी उर्वर परत को उड़ाए जाने से बचाने के लिए गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के किसानों द्वारा अपने कृषि भूमि के किनारों पर पंक्तियों में वृक्षारोपण करके मृदा संरक्षण का एक बेहतर और व्यवहार उदाहरण प्रस्तुत किया है। मृदा संरक्षण के उपाय। तो मृदा संरक्षण के उपाय में नंबर 1 पर है वृक्षारोपण। नंबर 2 पे है वनों की कटाई पर प्रतिबंध। वनों की कटाई पर प्रतिबंध। नंबर 3 है समोच्च रेखा जुताई। नंबर 4 है बाढ़ नियंत्रण। नंबर 5 है स्थानांतरित कृषि। नंबर 6 है लवणीय क्षारीय मृदाओं का उद्धार। क्षारीय मृदाओं उद्धार। नंबर 7 है रवीन एवं व्यर्थ भूमियों का उद्धार। रवीन व्यर्थ भूमि का उद्धार। नंबर 7 है दीर्घवर्ती भूमि की पुनः स्थापना। नमस्कार।